नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य में सीबीआई और एनएसजी की एंट्री से बौखलाई ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को जोरदार झटका लगा है। वहीं कोर्ट ने ममता को फटकार भी लगाई है, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले में जरूर सीबीआई जांच को रोक दिया है। इस बीच टीएमसी की आपसी झड़प का मामला भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। राज्य में अब तक 6 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब तीसरे चरण में 7 मई को 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन राज्य में सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी से ममता दीदी काफी दबाव में है। वहीं बंगाल में अमित शाह और पीएम मोदी की चुनौती से निपटने में ममता पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद क्या होगा ममता का अगला कदम, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट पे ममता सरकार को झटका लगा है, उसके बाद निगाहें ये हैं कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी। देखिए, आज दो मामला था जी। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी तत्काल कोई कार्रवाई जो है ना हो सीबीआई को। किस केस में? उस केस में जिसमें 24,000 के आसपास टीचरों के भर्ती के केस में बाकायदा उसको सस्पेंड कर देना और जो कुछ भी ये सैलरी उठाया है उसको वापस करने के आदेश पे अभी तत्काल कोई ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी को वहां जीत हासिल हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस को सुन रहे थे। चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि ये थोड़ी ज्यादती इसलिए हो गई है कि 23,000 24,000 परिवार को अचानक आप उससे नौकरी ले लेते हैं और उसको वापस ये कहते हैं। ये मसला, ये इस पे जांच की आवश्यकता है। इस पे हम सुनेंगे, इसके ऊपर आर्गुमेंट सुनेंगे, लेकिन ये कहा सीबीआई को कि अभी फिलहाल इसके ऊपर आप रुक जाओ, क्योंकि ये मसला बहुत ही संगीन है। लाखों लोगों की जिंदगी, एक परिवार में 5-6 लोग तो होते ही हैं, तो उनकी जिंदगी स्टेक पे है। तो इसमें थोड़ा सा हमें संभल के काम करना पड़ेगा, उसमें संभल के। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से इतना बड़ा स्कैम कर रहे थे, गवर्नमेंट आदेश पास कर रहे थे। तो कोई राहत उस तरीके से नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द सेक ऑफ दोज लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो गए। अब दो चीजें हैं कि ये जो घोटाला हुआ उसके बारे में जजेस जो है वो सुनना चाह रहे हैं, इसकी पूरी गहराई तक जानना चाह रहे हैं। और ये भी वो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं बैठ करके जो इस तरह का प्रपंच कर रहे थे, इस तरह का पाप जो है वो कर रहे थे। तो कोई इसमें राहत नहीं है। और दूसरे केस में तो ममता बनर्जी को परेशानी ही परेशानी है। तो यहाँ पर मुश्किलें जो हैं वो ममता की बढ़ने वाली हैं। और ऐसे में राजीव जी, ममता सरकार को दूसरे केस में बहुत जबरदस्त झटका लगा है। ना सिर्फ झटका बल्कि फटकार तक कोर्ट ने लगाई है। देखिए, फटकार तो लगनी ही थी। जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव आयोग का और चुनाव की परिस्थितियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। वो चाहती हैं कि वही तरीका पहले वाला यहां पर बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम ये तय कर लें कि कैसे यहां पर हम गुंडागर्दी कर सकते हैं। आप चुनाव लड़ रही हो, चुनाव के पहले अगर आपकी सरकार के कुछ जुड़े लोगों ने गलत किया है तो उसके लिए जो एजेंसी है अपना काम करते रहेगी और ये लोग हमेशा से दूसरी दिशा में जाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में भी राहत नहीं मिली है और वहां पर तो यह हुआ है कि चुनाव आयोग को राहत मिली है, ममता बनर्जी को नहीं। वहां तो कहा ही गया कि भाई कर्मचारी जो इसमें हैं इन्वॉल्व, जो कर्मचारी इस घोटाले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन को अभी रोक दिया जाए। सीबीआई अगर कर्मचारियों के घरों पर पहुंचेगी, वो चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं, अभी चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में चुनाव प्रभावित होगा। यह भी ममता बनर्जी के लिए परेशानी का कारण है। इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट का नतीजा देखिए कि हर जगह वो 2 तरीके के पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही हैं। एक तो
कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कि हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। दूसरा, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के भी लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं। उनके फोटोज मीडिया में आते हैं, लोग देखते हैं, क्योंकि ये पिछले चुनाव में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्लास्टर लगाकर कुर्सी पर बैठकर इधर उधर भाषण देने का, और पिछले विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो इनको लगने लगा कि इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एक बेहतर स्ट्रेटजी है ये। और इसलिए पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जो आपस में ही परेशानियां पैदा हुई है, उससे ममता बनर्जी की परेशानी दुगनी तिगुनी बढ़ रही है। और जैसे जैसे अगले फेज के चुनाव से पहले जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपस्थिति होती है, जो इनके पार्टी के लोगों के बीच झगड़ों में भी अगर रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी होती है, सीआरपीएफ वहां चला जाता है, तो इनको लगने लगा है कि अब यहां पर जो पहले से चुनाव में बूथ कैप्चरिंग किया करते थे विपक्षी नेताओं को, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, वोट देने जा रहे हैं, उसको रास्ते में ही रोक दो, तो ये काम अब नहीं चलने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी एक के बाद एक एक्सपोज होती जा रही है। मतलब एक के बाद एक जो इमोशनल कार्ड हो, चाहे जो रणनीति हो, ममता की फेल होती नजर आ रही है। अगला फेज आ गया है, 4 सीटों पर चुनाव है 7 मई को, लेकिन ये जो इलाके हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, तो क्या यहाँ वाकई में उनके लिए चुनौतियां? देखिए, यहाँ पे चुनौती है। चुनौती इस प्रकार से है कि ये जो कुछ कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मालदा है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी शुरू से उनकी ट्रेडिशनल वो गढ़ रहा है, वामपंथियों का भी यही इलाका है जहाँ से उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, और यहाँ पे वो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को भी सबसे ज़्यादा समर्थन है। अब आप इस बात को समझिए, मुस्लिम बहुल इलाका तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुस्लिम वोट में चोंच मारने के लिए वहां पे बाकी तमाम लोग हैं, मौजूद हैं। ये ममता बनर्जी के लिए इसलिए परेशानी का सबब है कि अगर ममता बनर्जी के बारे में बंगाल में मुस्लिम समुदाय में ये खबर फैल जाए कि वो कमज़ोर हो गई हैं, उनकी साख नहीं रही, वो किसी को बचा नहीं पा रही, ये शाहजहां शेख बड़ा मित्रा का बहुत नज़दीकी माना जाता था, ज्योतिप्रिय मलिक का बहुत नज़दीकी माना जाता था, वो ममता बनर्जी की काफ़ी खास था, लेकिन फिर भी वो जेल चला गया। तो ये जो पोलिंग बूथ के ऊपर कब्जा जमाने वाले लोग जो हैं वो दूसरी तरफ भागना शुरू करेंगे, और इसीलिए ममता बनर्जी ने यही तो ये फेज और अगला फेज, इस दोनों फेज के लिए ही तो ममता बनर्जी पूरा प्रपंच कर रही थी। और ऐसे में अगर ज़रा सा भी चूक हो गई, जैसे अभी भी वहाँ पे मैदान पे टिके हुए हैं, जो खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी, उनकी स्थिति अभी भी मजबूत है, और अगर उस जगह पे स्थिति मजबूत है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट जो है इधर उधर भी जाएगा। और ममता बनर्जी की जो चिंता है वो यही है कि अगर कहीं मुस्लिम वोट में बंटवारा हो गया, कुछ वामपंथी ले गए, कुछ कांग्रेसी ले गए, कुछ इधर उधर चला गया अलायंस में, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो सारा हिंदू इस बार टर्न कर गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है, और ममता बनर्जी इसीलिए बार बार कभी कोर्ट तो कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी पुलिस, कभी सीआरपीएफ, कभी एनएसजी, सबका नाम ले रही है। मतलब मुस्लिम वोट बैंक अब यहाँ पर ममता सरकार के लिए विस्फोटक कह सकते हैं, एक विस्फोटक स्थिति बन गई है। राजीव जी, लेकिन यहाँ पे टीएमसी के बीच से भी खबरें आ रही हैं कि आपस में ही अब ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिससे यहाँ पर ममता सरकार की मुश्किलें और ज्यादा। देखिए, टीएमसी के लोग बहुत पहले से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि वहां गुटबाजी कटमनी को लेकर है। जो पीएम मोदी ने पिछली बार सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि पश्चिम बंगाल में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके पैसे रोकने के लिए केंद्र ने फैसला ही इस आधार पर लिया कि यहां पर सिर्फ टीएमसी के कुछ खास लोगों के बीच ये पैसे बंट रहे थे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे दिए जाते थे, जिसके लिए ममता बनर्जी खुद यहां आकर धरना देने लगी थी, ये इसलिए क्योंकि वो घर जो बन रहे थे, जिसके रिपोर्ट्स आ रहे थे, उसमें 800 से ज्यादा तो एक जिला में रिपोर्ट आ गया जो फर्जी
टीएमसी के नेताओं के घर बनाए गए और उसमें नाम दिया गया, बीपीएल सूची में नाम डाले गए। तो ये जो कट मनी का खेल वहां चल रहा था, इसलिए टेंडर लेने के लिए, ठेके लेने के लिए, पंचायत स्तर पर फायदा उठाने के लिए गुटबाजियां हो चुकी है। और इसी संदर्भ में ये जो मामला सामने आया जिसमें एक हत्या तक हो गई, ये दो गुटों जो थे वो टीएमसी के ही सपोर्टर थे, लेकिन टीएमसी के सपोर्टर के बीच जो झगड़ा हुआ पैसे को लेकर, उसमें एक ने पूरे उस एरिया में अंधेरा कर दिया, ट्रांसफार्मर से उसकी लाइट काट दी। दूसरा गुट सामने आया, उसने उस पर पथराव कर दिया। अब खूनी जंग शुरू हो गई, एक की हत्या हो गई। अब इस बात को समझिए कि जब टीएमसी के गुटों के बीच इस तरीके से झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, हत्या पर आमदा है, तो क्या ये दोनों एक साथ टीएमसी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वहां पर भी दूसरा पक्ष मजबूत है। ऐसे वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस हो और फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग भी वो सपोर्टर बेस को ढूंढ रहे हैं कि जो टीएमसी में एक गुट है जो कि झगड़ा कर रहा है, वो भी हमारे साथ आ सकता है, आने के लिए स्वतंत्र है। तो जिस तरीके से गांव-गांव में टीएमसी के अंदर गुटबाजी मची है, उससे ममता की परेशानी और भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर टीएमसी की गुटबाजी भारी पड़ने वाली है इस अगले फेज में। और बंगाल पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 7 मई को 4 सीटों पर चुनाव है, जहां मुसलमान वोट खास मायने रखता है। ये सीटें हैं मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद। मालदा जिले की दोनों सीटें मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण में पहले कांग्रेस के एबीए गनी खान चौधरी का सिक्का चलता था, लेकिन इन मुस्लिम बहुल इलाकों की राजनीति में अब काफी कुछ बदल चुका है। इस बदली हुई राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये नतीजे तय करेंगे। बैटल में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।